हॅलो स्टुडंट, आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील बेटा मी ऐकतो आहे या धड्याचा उर्वरित भाग म्हणजे शेवटचा भाग पाहणार आहोत. आजचे आपले हे तिसरे लेक्चर आहे या धड्याचे. तर चला सुरुवात करूया. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो. मग मला आज कार्यक्रम द्या. नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मी सौम्य आवाजात म्हणालो, शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इभ्रत अवलंबून आहे. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ? बच्चों, आपको याद है कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि शिरीष अपने पिता के साथ, अपने पापा के साथ उस विद्यालय में म्यूज़िक सीखने के लिए आता है. फिर उसके बाद वो बैक आंसर करता है. उसके बाद उसके पापा गुज़र जाते हैं, उनकी पापा की डेथ होती है. तो लगातार 2 मंथ तक, मतलब कंटिन्यूसली 2 मंथ तक वो एब्सेंट रहता है और उसके बाद वो फिर वहाँ पे म्यूज़िक स्कूल में म्यूज़िक सीखने के लिए आ जाता है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि शिरीष ने उनके टीचर को, उनके गुरु को रिक्वेस्ट की है कि आजचा कार्यक्रम मला द्या ना सर, मतलब आज का जो प्रोग्राम होने वाला है वो मुझे दे दो. मतलब शिरीष ही गाने वाला था ना. फिर उसके बाद वो एब्सेंट होने लगा, तो उसकी जगह पे उनकी टीचर ने, उनके गुरु ने किसी और बच्चे को अपॉइंट किया था. तो यहाँ पे बोला है, की एवढीच इच्छा पुरवा. असे म्हणाल्यावर माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो. तो यहाँ पे टीचर ने क्या बोला है कि मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, आपकी भावना जो है मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ पे मेरा इकडे माझा नाईलाज आहे. मतलब यहाँ पे मेरी मजबूरी है. क्या मजबूरी है कि आज का जो दिन है वो पहला कार्यक्रम है, मतलब पहला प्रोग्राम है हमारे विद्यालय का, हमारे म्यूज़िक स्कूल का पहला प्रोग्राम है. और इस पहले प्रोग्राम के ऊपर ही पूरी इब्रत, मतलब पूरी इज्जत डिपेंडेड है. मतलब ये प्रोग्राम कौन करने वाला है, प्रोग्राम कैसे प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर पूरा रेपुटेशन डिपेंड करता है. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी, मतलब ऊपर से आप 2 मंथ तक एब्सेंट थे, कोई रिहर्सल नहीं हुई थी, तो इसी कारण मैं आपको प्रोग्राम कैसे दूँ. आगे बढ़ते हैं. अगणित होऊन शिरीष म्हणाला, सर, माझी एवढी एकच इच्छा, एकच विनंती मान्य करा. मला आज वाजवू दे. नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायोलिनला. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजू नको. तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नहीं. फिर से यहाँ पे शिरीष ने रिक्वेस्ट की कि सर, मेरी यही बस फर्स्ट और लास्ट यही एक रिक्वेस्ट है कि आज मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए दे दीजिए. आगे से ज़िंदगी में कभी इस वायोलिन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजू नको. फिर इसके ऊपर टीचर ने क्या आंसर किया कि चाहे तो तू ज़िंदगी भर ये इंस्ट्रूमेंट बजा, पर आज नहीं, क्योंकि आज तेरी मनस्थिति, मतलब आज तेरा मानसिक, आज मानसिक तनाव में है, तो तू आज नहीं बचाएगा. नेक्स्ट, मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआप सुधारेल. शिरीष ने कहा है कि अगर मुझे आपने परवानगी, मतलब आपने अगर मुझे परमिशन दी, तो मेरी जो मनस्थिति है, मेरा जो मॉरल डाउन हुआ है, वो उसमें अपने आप सुधार आएगा. शेवटी त्याने दुःखित मन पुन्हा पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली.
मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले। फिर टीचर ने क्या डिसाइड किया कि बार बार उसको ना बोल के उसको नाराज़ नहीं करना है, तो इसकी वजह से टीचर ने उसको परमिशन दी और ऊपर से ये भी डिसाइड किया कि इस पूरे प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम वही करेगा। त्याचप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला। शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता। इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो आणि त्यापेक्षाही मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार। तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे? टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो। शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले। मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष, हा काय प्रकार आहे? तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास का? डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर, काय ही भलतीच शंका, मी तुम्हाला सर्व विस्तर सांगतो। बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि शिरीष को परमिशन मिलने के बाद शिरीष प्रोग्राम प्रेजेंट करने लगा। तो वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस जिन बच्चों को रहता है, वो लोग किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक उसी तरीके से शिरीष वो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा। तो वहाँ पे उनकी टीचर को एक डाउट आया कि यहाँ पे तो शिरीष 2 महीने तक एब्सेंट था, तो उस 2 महीने में शिरीष ने कहीं और से ये म्यूज़िक बजाना सीखा है क्या? तो उनको ये डाउट आने लगा। फिर तालियों की कड़कड़ाहट से उनका ध्यान शिरीष की ओर फिर से चला गया। तो शिरीष ने क्या किया, प्रोग्राम हो जाने के बाद वो अंदर आया और उनके पैर पे वो नतमस्तक हो गया, मतलब वो उनके पैर छूने लगा। तो शिरीष को उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि शिरीष, माझ्याकडे न येता आणखीन तू कुठे शिकत होतास का? मतलब शिरीष, मेरे बावजूद आप इस विद्यालय के अलावा आप कहीं और जाके ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे थे क्या? तो आंखें पोंछकर, डोळे पुशीत मतलब आंखें पोंछते हुए शिरीष ने क्या कहा, सर, का ही भलती शंका, मतलब सर, ये क्या डाउट है? जो भी कुछ हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले। मला धक्काच बसला। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वायोलिनला हात लावायचा नाही असे ठरवले। शिरीष ने क्या कहा कि जिस दिन मैंने आपको फ़ी और लेटर भेजा था उसी रात को मेरे नाना मतलब मेरे पापा गुज़र गए। तो उनके लिए ही शिरीष सीख रहा था ना म्यूज़िक। तो शिरीष ने तय किया कि जिनके लिए मैं सीख रहा था वही इस दुनिया में अभी नहीं रहे, तो आगे से मैं इस वायोलिन को हात भी नहीं लगाऊंगा। आगे, तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसेलही, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते, पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे। ओठांच्या हालचालीवरून त्यांनी काही शब्द समजत। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकवण्यासाठी उद्युक्त केले। कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख मिळत असे, म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते। पण त्यांनी ऐकू काहीच येत नव्हते, त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाही।
याच विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. बच्चों, शिरीष ने यहाँ पे बोला है कि सर आपको पता होगा या नहीं होगा, पर एक ज़माने में मेरे पापा मतलब मेरे नाना उत्कृष्ट गवई थे, मतलब एक अच्छे सिंगर थे। पर एक एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया और एक एक्सीडेंट में वो पूरी तरीके से बहरे हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपने जो लिप्स थे, तो लिप्स की जो मूवमेंट्स थे उससे वो समझ जाते थे कि क्या शब्द है। यहाँ पे उन्होंने आगे बोला है कि उनके नाना को किस बात का ज़्यादा धक्का लगा, किस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि वो संगीत क्षेत्र में थे, उसके बावजूद भी वो पूर्णपणे बहिरे होते, मतलब वो बहरे हो चुके थे। तो कोई एक सामने वाला बच्चा या सामने वाला इंसान म्यूज़िक के लिए इतना हार्डवर्क कर रहा है, उसका हार्डवर्क देख के ही उनके नाना को बहुत मन की शांति मिल जाती थी। तो यहाँ पे शिरीष ने रायटर को आगे कहा है की मुझे हमेशा वारंवार मला खेद व्हायचा, मतलब मेरे मन में हमेशा एक डाउट था, हमेशा एक दुख था कि मैंने कितना भी इम्प्रूवमेंट किया, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने में अगर मैंने बहुत सारी प्रगति की, मेरी बहुत सारी स्किल अगर मैंने दिखाई भी, तो फिर भी मेरे नाना वो सुन नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए मुझे नाना के सामने कंफर्टेबल नहीं लगता था, मोकळेपणा वाटत नव्हता, मतलब वो अपने नाना के सामने कंफर्टेबल नहीं था। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद, पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत। या विचारसरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून व्हायोलिनला वाजवायला सुरुवात केली। आज सकाळपासून मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो। 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास। मी सराव करू लागलो, म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत। तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोराच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली। ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे। मला जोर चढला। माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते, कोणी नव्हते, होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर। यहाँ पे शिरीष ने आगे कहा है कि सर जिस दिन मेरे नाना गुजर गए, उस दिन मैंने ये बहुत सारा विचार विमर्श किया। मैंने बहुत सारा सोचा। तो तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे पास होके जब भी नाना ज़िंदा थे तभी वो मेरा म्यूज़िक सुन नहीं पाते थे, पर अभी वो गुजर जाने के बाद वो अभी मेरे साथ होके मेरा म्यूज़िक सुनेंगे। तो यही विचार करके और लोग जो हंस रहे थे, जो पूरी सोसाइटी हंस रही थी, उनके ऊपर ध्यान न देते हुए उन्होंने उनकी रिहर्सल करने के लिए शुरुआत की। तो जब भी वो रिहर्सल करते थे तभी उनको लगता था कि आगे की जो सुर है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तबला कैसे बजाना है, वायोलिन कैसे बजाना है, वो तार किस तरीके से छेड़ने हैं, वो उसको अब उनके नाना ही बताते थे। ऐसा उसको लगने लगा, वो इमेजिन करने लगा। फिर उन्होंने आज के दिन का प्रोग्राम का एक्सपीरियंस दिया है कि जब भी इतने बहुत सारे लोगों को देख के वो डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ून गेला। फिर उसने आंखें बंद की और नाना को याद किया। तो नाना ने उसको क्या कहा, बेटा तू वाजव, मी ऐकतो आहे। मला जोर चढला। माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते। तभी शिरीष ने कहा है कि तभी उसके आंखों के सामने ऑडियंस नहीं थी, कोई थिएटर नहीं था,
कोणीच नव्हती, मतलब कोई भी नहीं था. होते ते फक्त क्या था, सिर्फ नाना, मी आणि सूर. मतलब शिरीष ने यहाँ पे कहा है कि तभी मेरे सामने सिर्फ नाना थी, मैं खुद था और मेरे सूर थे. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. शिरीष इतना कहने के बाद शिरीष चुप हो गया और उसके ऊपर ये एक्सप्लेन किया शिरीष ने, इसके ऊपर बोलने के लिए उसके टीचर के पास कोई वर्ड्स नहीं थे. तो बच्चों, इस पूरे लेसन का मीनिंग ये है, लेसन का नाम क्या है कि बेटा मी एकतो आहे. मतलब अपने पापा की, मतलब संगीत कलेपासून, मतलब म्यूज़िक से उसके पापा को, नाना को बहुत प्यार था, बहुत लगाव था. पर किसी कारण विमर्श उसके पापा की ये जो खूबी थी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, हॉबी पूरी नहीं कर पाए. तो अपने पिता की हॉबी पूरी करने के लिए एक छोटे बच्चे ने जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, उसका इस लेसन में वर्णन किया गया है. तो बच्चों, इसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो देख लेते हैं. सांत्वन, सहानुभूती घालणे, खिन्न, उदास, नाराज, सौम्य, शांत, भावना, इमोशन्स, फीलिंग, इब्रत, इज्जत, अगणित, न मोजता येण्यासारखे, परवानगी, मान्यता, परमिशन, उत्कृष्ट, सर्वात चांगले, मुरलेले, रुजलेले, शंका, डाऊट, गवई, गायक, उद्युक्त, प्रोत्साहित करणे, सौख्य, सुख, ताना, आलाप. तो अभी होमवर्क क्या है, शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. बच्चों, इस पूरे लेसन में शिरीष ने अपना जो भूमिका, मतलब अपना जो रोल निभाया है, उस रोल में से, मतलब उस जो भूमिका है उसमें से आपको कौन सा मैसेज मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये लेक्चर और लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे